नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। खबर छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। बिलासपुर में राहुल गांधी ने आम सभा को संबोधित किया, जहां कांग्रेस ने नेताओं में भरपूर उत्साह देखने को मिला और राहुल गांधी ने बिलासपुर लोकसभा क्षेत्र में कांग्रेस प्रत्याशी देवेंद्र यादव के समर्थन में आम सभा को संबोधित किया और अपने संबोधन में युवा, रोजगार, बेरोजगारी समेत कई मुद्दों पर बातचीत की गई और साथ ही बीजेपी पर भी जमकर निशाना साधा। बिलासपुर लोकसभा क्षेत्र में कांग्रेस प्रत्याशी देवेंद्र यादव के समर्थन में राहुल गांधी ने आम सभा को संबोधित किया। संबोधन के दौरान उन्होंने युवा, रोजगार, बेरोजगारी की वजह से महिला सशक्तिकरण और पहली नौकरी, पक्की नौकरी के मुद्दों पर बातचीत की। तो वहीं दूसरी तरफ बिलासपुर लोकसभा सीट के कांग्रेस प्रत्याशी देवेंद्र यादव के हक में वोट देने की भी अपील की गई। उन्होंने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि मैं बिलासपुर में कई बार आया हूं, लेकिन ऐसी भीड़ पहली बार देखी है। अपने संबोधन में राहुल गांधी ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि किस तरह से मौजूदा बीजेपी सरकार ने देश में संविधान को खत्म करने की योजना बनाई। अगर इस बार साल 2024 में बीजेपी सरकार बनती है तो सबसे बड़ा खतरा संविधान के बदले जाने का है। कांग्रेस के कार्यकर्ता राहुल गांधी जी आए हैं और बात बताए हैं कि है योजना के बारे में, महिलाओं के लिए क्या है, लड़कों के लिए क्या है, के लिए पढ़ाई में क्या करना है और लेडीज को सराहना करना है, उन्हें करना है और सब बात बताया। इस बार राहुल गांधी सरकार किसके बनेगी? तीन चेहरे हैं, मल्लिका सिंह खड़गे है, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी। किसको बनाएंगे आप? राहुल गांधी को बनाएंगे, क्योंकि महिला का ध्यान रखते हैं। क्या क्या बोला गया तो योजना के बारे में, जैसे बताए हैं जो अभी मितानिनों के बारे में क्या बोला गया? मितानिन के बारे में कोई वेतन बढ़ाने का क्या यह योजनाएं कारगर साबित होगी? साल का 1 लाख। जी, आज के राहुल गांधी आए थे, आज समर्थन को क्या मिला और किसके तरफ वोट जाएगी? छत्तीसगढ़ से बाहर भी हो, उसको मैं सबको हाथ होकर विनती करती हूँ कि आप राहुल गांधी को जिताइए। हर महीना के लिए योजना निकले, स्वास्थ्य के लिए निकले, पढ़ाई के लिए निकले, सब कुछ के लिए निकले। तो राहुल गांधी को वोट दीजिए और छत्तीसगढ़ को आगे बढ़ाइए। 10 साल बीजेपी वाले राज किए, जिस बार बदलाव आना चाहिए। राहुल गांधी ने महिलाओं का देखते हुए 1 लाख रुपए देने की बात कही, 8,500 रुपए अपने को घोषणा में दिया। क्या ये योजना कारगर साबित होगी? हाँ, बिल्कुल होगी। तो आएंगे और आगे लेकर जाएंगे। 7 तारीख को वोटिंग है, क्या कितने लोगों को क्या बोलेंगे? हम यही बोलेंगे कि जितना हो सके भावी लोगों को जिताएंगे और आगे बढ़ेंगे। बिलासपुर लोकसभा कांग्रेस बहुत प्रचंड बहुमत से जीत के आएगी। ये जो जोश युवाओं में पार्टी जिंदाबाद हर वर्ग में दिख रहा है, ये आप कहीं नहीं पाएंगे जो बिलासपुर में है। हम जीत के आ गए। अब देखना होगा कि सभी राजनीतिक पार्टियों के चुनावी वादों के बावजूद आम जनता किसे चुनती है। कांग्रेस के घोषणा पत्र का आम जनता पर कितना असर होता है, ये तो मतगणना के बाद ही पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट। बीजेपी के प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन ने कोरबा में आयोजित संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए छत्तीसगढ़ में
आज जो वातावरण है और कहीं ना कहीं आज मोदी में वातावरण दिख रहा है। आज पूरे वातावरण में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के काम और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी लोगों की जुबान पर है और पहली बार छत्तीसगढ़ पूरी तरह से कीर्तिमान रचेगा और छत्तीसगढ़ की सभी 11 सीटें कमल के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की झोली में जाएंगी। और आज छत्तीसगढ़ के सभी लोकसभा क्षेत्र में हमने भ्रमण किया और सभी जगहों में हम मजबूत हैं और साथ ही जिस प्रकार से माहौल उसे देखकर लग रहा है कि जिस तरह से हमें 2023 के विधानसभा चुनाव में जो समर्थन मिला उससे और अधिक इस बार भी बीजेपी को समर्थन मिल रहा है और साथ ही उन्होंने कांग्रेस सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। कहीं न कहीं मैं कह सकता हूं कि पहली बार छत्तीसगढ़ इसी तरह से कीर्तिमान रचेगा और 11 की 11 लोकसभा सीटें कमल के रूप में नरेंद्र मोदी के झोली में जाएंगी। आज हम लोगों ने सभी लोकसभाओं का भ्रमण किया है, सभी लोकसभा में कार्यकर्ताओं के साथ और जनता के बीच में जो वर्किंग हो रही है इसका फीडबैक लिया है और जो माहौल है तो कहीं न कहीं स्पष्ट रूप से दिख रहा है। जिस प्रकार से 2023 में भारतीय जनता पार्टी को समर्थन मिला था उससे कहीं अधिक समर्थन इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में। कहीं न कहीं यहाँ पर जो विदेश के भ्रष्टाचार आज भी लोगों की जुबान पे और जो सरकार उन्होंने चलाई, यहाँ के चरणदास महंत हों या जिस प्रकार के लोग हैं उनके साथ आप देख सकते हैं कि सारे वो लोग हैं जिन्होंने करप्शन में शागिर्द बने रहे भूपेश, चाहे वो शिव डहरिया हो, चाहे वो चरणदास महंत हो। और चरणदास महंत ने तो कितने अपमानित तरीके से कर सकते हैं, आपत्तिजनक तरीके से माननीय प्रधानमंत्री के लिए जो अपशब्द कहा, आज जनता उसको जवाब देने के लिए खड़ी है। चाहे वो जागीर का इलाका रहे चाहे कोरबा में, जनता उनको जवाब देने के खड़ी है। मैं तो पूछता हूं कि आप मोदी को क्यों लाठी मारना चाहते हैं, आप मोदी को क्यों गाली देते हैं? यही कारण है कि मोदी से आप डर में, मोदी से आप भय में। मोदी ने गरीबों की सेवा की इसलिए आपको डर, मोदी ने कहीं आपके भ्रष्टाचार पर चोट किया इसलिए आपको डर, मोदी ने गरीब महिलाओं को महतारी वंदन योजना का लाभ दिया इसलिए आपको डर, मोदी ने किसानों को 3100 का लाभ दिया इसके लिए आपको डर, मोदी ने कहीं ना कहीं 2 वर्ष का किसानों का बोनस का विषय मोदी गारंटी में पूरा किया इसलिए आपको डर, मोदी ने इस राज्य को ट्राइबल मुख्यमंत्री दे दिया इसलिए आपको डर। तो मोदी को कहीं ना कहीं लाठी मारने का जो आपका सपना है वो जनता अब आपको अपने वोट के चोट से लाठी मारेगी। और कहीं ना कहीं जो अनर्गल बयानबाजी आपने किया है, मैं तो चुनौती देता हूं, हमारे लोग तो खड़े हैं, किसी एक मोदी परिवार पर आप लाठी चला के तो देखो। भाजपा कार्यकर्ता पूरी तरह से एक लाठी का जवाब जो आपने शब्द प्रयोग किया है वोट की चोट से देगा और जनता उनके साथ खड़ी और आपका जमानत कहीं न कहीं जब्त होने की स्थिति में आ गया। आपके मन में किसी दावा किया जा रहा है कांग्रेस वाला कि पहला दूसरा चरण का मतदान हुआ उसमें सर्वाधिक वोट कांग्रेस के ऊपर आया, जिसके कारण अब भाजपाइयों में बौखलाहट आ गई है, जिसके कारण मैं ये पूछता हूँ कि क्या भूपेश की सीट बच रही है इसका दावा कर सकते हैं क्या? वो मैं तो सीधे करता हूँ कि भूपेश की सीट बच रही है। महंत जी बताएंगे, महंत जी की लाठी ने जो खेल खेला है, डबल प्रहार हुआ है, जनता ने जवाब दे दिया और महंत जी ने अपने पुरानी दुश्मनी का हिसाब कर दिया है भूपेश। देखिए, जिसने सनातन परंपराओं को चोट किया, जिन्होंने सनातन को अपमान किया, उनके पुत्र ने जब इतनी अपमानित करने वाले शब्द बोले, उस समय अध्यक्ष जी सोए हुए थे, उस समय नींद नहीं टूटी थी, उस समय शिव के अवतार बनने की इच्छा नहीं हुई थी। आज शिव के अवतार बन रहे हैं, उस समय टोपी पहनने के लिए परेशान थे, आज माला फेरने आए और राम को हराएंगे। अरे राम एक परंपरा है, भारत की संस्कृति है, भारत का संस्कार है, इसको कैसे आप हरा दीजिए? जब तक भारत का अस्तित्व है तब तक राम कभी हारेंगे नहीं। राम ने तो उस समय भी रावण को हराया था और इस समय भी जो
कलयुगी रावण सब है, इनको भी शिकस्त होगी और आज के राम निश्चित रूप से उस रावण को शिकस्त। कांग्रेस की बात हो रही है कि कोविड का जो वैक्सीन लगा है उस वैक्सीन से हार्ट पेट बढ़ गया है और मोदी जी इसको वाहवाही दूसरे तो नहीं लेना चाहिए था। उन्होंने तो कहा था कि मोदी वैक्सीन है, लेकिन छिप छिप के सब लोगों ने लिया और किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है। जिन्होंने गरीब के काले धन को इकट्ठा किया है, जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है, उनको तो निश्चित रूप से भगवान भी माफ नहीं करेगा। कांग्रेस कहती है कि भाजपा के लोग राहुल गांधी को गाली देते हैं, सोनिया गांधी को गाली देते हैं। उन्होंने कभी भी गाली शब्द का प्रयोग किया है क्या? मौत के सौदागर किसने कहा? चौकीदार चोर किसने कहा? और अभी भी शब्दों का जो मर्यादा तोड़ा है, किसने तोड़ा है? अब जनता ने उनको सजा दी है। जब जब मोदी को गाली दिया है, तब तक जनता ने मोदी को जीत का हार पहनाया। निश्चिंत रहिए, आप और गाली दीजिए और जीत के हार मिलेगी। चलिए फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। देख देख बाबू, हमारे खाता में बचत के अंतर राशि आए है। हाँ बेटा, पूरा प्रदेश में सरकार है 44,000 करोड़ किसान मन ला दे और सब ले ज्यादा पूरा देश में धान की कीमत घलो देवा थे। अबे तो सब कथे बाबू, जेन बनाए हैं तेने सवारी, हम सब के वोट मोदी ला जाही। जेन बनाए हैं तेने सवारी, हम सबके वोट मोदी ला जाही। वोट देने में इतना क्या सोचना? वोट ही तो सोचकर देना है अंकल जी। डिम्पल, बड़ों के बीच ऐसे नहीं बोलते बेटा। पर मैं भी तो बड़ी हो गई हूँ पापा। किसने कहा? कांग्रेस ने। भूल गए क्या, जिन्होंने 89 में वोटिंग की उम्र 21 से 18 की थी, मुझे अपनी सरकार चुनने का हक दिया था। महेंद्र, अपनी बच्ची सचमुच बड़ी हो गई है। हाँ तो इसकी पॉकेट वाली बंद कर देते हैं। ब्रो, ये देखा 10 साल में गरीब और अमीर के बीच आया फर्क। इससे मुझे क्या? अरे ये मेरी रोटी है यार। उससे मुझे क्या? भैया जी, जब अपनी रोटी छिनती है ना, तब पता चलता है। ब्रो, उसी को वोट दो जो किसी की थाली से रोटी ना छीने। डॉक्टर साहब, ये माँ के ऑपरेशन के पैसे। वो हो गए। और टेस्ट के? हो गए। और दवाइयाँ? अरे भाई हो गए, मुझे और भी पेशेंट देखने। भाई तू क्या कर रहा है? इधर आ, बैठ। 25 लाख तक का इलाज अब फ्री। पापा, पक्की नौकरी। कानूनी MSP लेनी है ताऊ, खाद बीज से GST हटवानी है और लोन भी माफ कराना है। ताऊ, अपने फोन का बटन दबाना छोड़ और हाथ का बटन दबा। सुना था हमारे प्रधानमंत्री आवास के स्वीकृति मिल गए। हमारे देश से 18 लाख गरीब परिवार ला पक्का मकान मिलने वाला है। उतमिल नहीं रीस, जेन बनाए हैं तेने तो सवारी, हम सबके वोट मोदी ला जाही। जेन बनाए हैं तेने सवारी, हम सबके वोट मोदी ला जाही।
ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में कांग्रेस के मीडिया और पब्लिसिटी विभाग के राष्ट्रीय चेयरमैन वर्किंग कमेटी के सदस्य पवन खेड़ा ने पत्रकार वार्ता के दौरान बीजेपी पर तंज कसा और कहा कि वो रायपुर ट्रेन से आना चाहते थे और उन्होंने ये बात पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज को बताई, जिस पर दीपक बैज ने कहा कि ट्रेन से आएंगे तो चुनाव के बाद रायपुर पहुंचेंगे, मालगाड़ी में आएंगे तो भले ही समय से पहुंच जाए। पवन खेड़ा ने आगे कहा कि पूरे देश में चुनाव देश का वोटर लड़ा रहा है। अध्यक्ष जी को फोन किया, बैज साहब को, मैं ट्रेन से आना चाहता हूं। वो हंस पड़े, बोले साहब आप या तो कोयले वाली गाड़ी पे आओगे तो पहुंच जाओगे टाइम पे, अगर पैसेंजर ट्रेन पे आओगे तो आप पहुंच नहीं पाओगे, चुनाव निकल जाएगा, फिर आप प्रेस वार्ता करके क्या कर लोगे। मुझे बात समझ में नहीं आई। आते ही मैंने आज मलकीत भाई को बोला कि भाई मलकीत भाई ये बैज साहब क्या बोल रहे हैं। तो मलकीत भाई ने कहा कि कोयले की गाड़ी तो चलती है, बाकी लोग गर्मी में प्यासे परेशान बैठे रहते हैं, ट्रेन चलती नहीं है। ये हालत सुनकर बड़ी हैरानी हुई। छत्तीसगढ़ के लोगों के साथ ये अन्याय जो हो रहा है ये जानकर बड़ी पीड़ा हो। पूरे देश में हम लोग घूम रहे हैं, आप लोग पूरे प्रदेश में घूम रहे हैं। 2 चरण का चुनाव खत्म हो चुका है, तीसरा चरण आने वाला है। 2 चरण से पहले जो 400 पार का नारा लगाते हुए घूम रहे थे, 2 चरणों के बाद उनकी हवाइयां उड़ी हुई है, माथे पे शिकन है, कितना भी मेकअप कर ले मोदी साहब वो शिकन छिप नहीं पा रही। चिंता में, भाषा बदल, भाव भंगिमा बदल, परेशानी सामने दिख रही। आखिर इन 2 चरणों में ऐसा क्या हुआ कि हवाइयां उड़ गई साहब के चेहरे। पूरे देश में यह चुनाव इस देश का वोटर लड़ रहा है, जनता लड़ रही है। और उन्हें लगता है कि कांग्रेस पार्टी उनके जिंदगी से जुड़े हुए मुद्दे उठा रही है, नौकरियों के मुद्दे उठा रही है, किसानों के मुद्दे उठा रही है, आरक्षण का मुद्दा उठा रही है, संविधान का मुद्दा उठा रही है, महिला सुरक्षा का मुद्दा उठा रही है, आदिवासियों का मुद्दा उठा रही है, स्वास्थ्य की बात कर रही है, शिक्षा की बात कर रही है, पेपर लीक की बात कर रही है। इन मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाना चाहिए और इन्हीं मुद्दों पर कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ रही है। वो लोग किन मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं? मंगलसूत्र, मछली, मीट, मुसलमान, ये मुद्दे हैं। 10 साल आप सरकार में रहे और आपके पास बोलने के लिए ये 4 शब्द हैं। कहां है आपकी रिपोर्ट कार्ड? बताइए 10 साल में आपने क्या किया। बताइए 10 साल में बेरोजगारी का 45 साल का रिकॉर्ड क्यों टूटा। बताइए 10 साल में लघु और मध्यम वर्ग के जो उद्योग हैं वो क्यों तबाह हुए। बताइए आदिवासियों के साथ जो अत्याचार हुआ वो क्यों हुआ, दलितों के साथ जो अत्याचार हुआ वो क्यों हुआ। महिलाओं, 1 घंटे में 4 महिलाओं का बलात्कार जहां हो रहा हो, वहां का प्रधानमंत्री इस तरह की हल्की बातें करता हुआ घूम रहा हो, अच्छी बात। 1 घंटे में 2 नौजवान इस देश में आत्महत्या करते हैं, वहां का प्रधानमंत्री मीट, मछली, मुसलमान, मंगलसूत्र ऐसी बातें करते हैं। 1 दिन में 30 किसान आत्महत्या कर रहे हैं। कोई और होता प्रधानमंत्री तो प्रचार करने से पहले सोचता कि मैं आंखें कैसे मिलाऊंगा अपने लोगों के साथ, सामने कैसे जाऊं। ये चुनाव महत्वपूर्ण इसलिए है कि जब आप 272 में सरकार बना सकते हो तो आप 400 क्यों मांग रहे हो? नियत क्या है आप? मैं अभी रायपुर की दीवारों पे देख रहा था, लिखा हुआ था 400 पार। 400 इन्हें चाहिए क्योंकि 400 से कम होंगी तो संविधान नहीं बदल सकते। ये नियम है, ये कानून है, ये रूल्स है। और इनके मन में क्या है संविधान बदलने की जो इनकी मंशा है,
ये इनके अपने नेताओं के मुंह से बार बार सुनाई देती है। कभी वो अनंत हेगड़े होते हैं जो कर्नाटक में बोलते हैं, कभी ज्योति मिर्धा होती हैं जो राजस्थान में बोलती हैं, कभी अरुण गोविल होते हैं जो मेरठ में बोलते हैं, और भी इनके तमाम प्रत्याशी उत्तर प्रदेश के कई बार बोलते हैं कि साहब 400 दे दीजिए, हम संविधान बदल देंगे। क्यों बदलना है संविधान? हमें याद है 2015 में मनमोहन वैद्य, आरएसएस के बहुत बड़े नेता, 2015 में बिहार में जाके बोले हम आरक्षण खत्म करने के पक्ष में। जनता ने जवाब दे दिया 2015 में बिहार, फिर पीछे पलटे। इनके अनेक नेता कह चुके हैं हम आरक्षण के खिलाफ। ज्यादा दूर क्यों जाते हैं हम? रायपुर में 18 महीने पहले यहां की कांग्रेस की राज्य सरकार ने आरक्षण संशोधन विधेयक पारित करा के राजभवन में फाइल भेजी। कहां है वो फाइल? मिट्टी खा रही है वो फाइल। क्या कारण है कि आदिवासियों और दलितों के खिलाफ है, उनके आरक्षण के खिलाफ है, और हम तो एक कदम और आगे जाते हैं। हम कह रहे हैं कि 50% की जो सीमा है आरक्षण के ऊपर वो खत्म होनी चाहिए, जातिगत जनगणना होनी चाहिए, और जो तथाकथित अगड़ी जातियां, उनमें भी जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, उनको भी आरक्षण की पूरी सुविधा मिलनी चाहिए। ये हमारी गारंटी है, ये हमारा मैनिफेस्टो है, ये हमारा न्याय पत्र। और ये न्याय पत्र कैसे बना? ये न्याय पत्र आप लोगों की वजह से बना। जब राहुल गांधी सड़क पर चल रहे थे 4000 किलोमीटर, उसके बाद 6000 किलोमीटर की एक और यात्रा की, आप सबसे संवाद हुआ, नौजवानों से संवाद हुआ, पत्रकारों से संवाद हुआ, आदिवासियों से, महिलाओं से, दलितों से, किसानों से, मध्यम वर्ग से। वहां से ये न्याय पत्र बना, लोगों के मन की बात सुनी और ये न्याय पत्र बना। इसलिए ये न्याय पत्र कांग्रेस का नहीं है, ये न्याय पत्र आप सबका। इसीलिए आज मजबूरी में नरेंद्र मोदी अपने मैनिफेस्टो के बारे में बात करना बंद कर चुके हैं। हमारे मैनिफेस्टो की रोज सुबह से शाम तक बात करते हैं और बिना पढ़े बात करते हैं। चलिए, पढ़ना में उनकी कोई रुचि नहीं रही, हमें मालूम है, हालांकि डिग्री है बताते हैं एंटायर पॉलिटिकल साइंस की, लेकिन नहीं पढ़ने का शौक होगा, सबको नहीं होता, मुझे तो है, आप लोगों को तो है, उनको नहीं होगा। लेकिन हमारा न्याय पत्र बिना पढ़े ऐसे ऐसे झूठ जो प्रधानमंत्री के मुंह से शोभा नहीं देते। देश के राजा को झूठ नहीं बोलना, चुनाव हो नहीं हो, चुनाव आते रहते हैं, जाते रहते हैं, लेकिन इतिहास में दर्ज हो जाता है कि देश के राजा ने झूठ बोला, वो अच्छी बात नहीं होती। देश के राजा को धोखा भी नहीं देना चाहिए। लेकिन 10 साल में जो धोखा हुआ, दोस्तों, कोई एक वर्ग नहीं छोड़ा। मैंने आपको तीनों आंकड़े बताए, नौजवानों की आत्महत्या, महिलाओं की बलात्कार और किसानों की आत्महत्या। ये आंकड़े बताते हैं कि धोखा कितना गंभीर हुआ, कितना बड़ा हुआ। व्यवसायियों की आत्महत्या कोई छोटी बात नहीं है। व्यवसायी आत्महत्या करने पे मजबूर हो। आपकी नीतियों में खोट है, आपकी नीयत में खोट है, आप सरकार चलाने के काबिल नहीं हो, आप सिर्फ प्रचार करने के काबिल हो। अब बेटी बचाओ में जितना फंड्स हैं, कितने प्रतिशत प्रचार में लगाए हैं, जरा आप लोग आरटीआई करके निकालिएगा, बड़ा आनंद आएगा। फंड का इस्तेमाल प्रचार में करना और जिस लिए वो फंड है उस लिए उसका इस्तेमाल नहीं करना, इसमें तो इनकी महारत है, पीएचडी है। 10 करोड़ की कोई योजना है, 3 करोड़ उस पर खर्च करते हैं, 7 करोड़ प्रचार पे खर्च करते हैं। कभी सुना है आप? इसलिए अगर आप चाहते हैं कि अगला चुनाव भी हो, अगर आप चाहते हैं कि ऐसी प्रेस वार्ता हो जहां हम लोग यहां बैठे जेल में ना हो और आप लोग खुलकर सवाल पूछ सकें, हम सरकार में हो कहीं हो, तो इस बार बदलाव आवश्यक है। क्योंकि इस बार अगर बदलाव नहीं हुआ तो हम लोग इस काबिल नहीं रहेंगे कि लोकतंत्र को बचा सकें। ना आप पत्रकारिता को बचा पाएंगे, ना हम विपक्ष की हैसियत से भी कुछ कर पाएंगे, ना हम सरकार में। स्थिति बहुत गंभीर है। बहुत बार कोशिश की जा रही है सुबह से शाम तक कि मुद्दों से भटकाया जाए। मुद्दे देश के सामने बड़े स्पष्ट हैं। हम भारतीय जनता पार्टी को बार बार इन मुद्दों पर ला रहे हैं और उन्हें मजबूरी से इन्हीं मुद्दों पर अब चर्चा करनी पड़ रही है। आपके सवाल, आपका स्वागत।
अब मंगलसूत्र की बात नरेंद्र मोदी करते हैं तो आप बताइए, आपको हंसी तो आती होगी। नरेंद्र मोदी मंगलसूत्र की बात करने लग गए, अच्छा लगा सुनकर। पिछले 10 साल में इस देश में मंगलसूत्र बिके हैं तो कोविड के दौरान बिके। 4 घंटे में आपने लॉकडाउन कर दिया, लोगों को मजबूर कर दिया, उनके व्यवसाय बंद हो गए, नौकरियां चली गई, एमएसएमई खत्म हो गए, तब मंगलसूत्र बिके। आपने नोटबंदी की, विदेश में जाके हंसी उड़ाई देश की, ताली बजाते हुए बोला देखो घर में शादी है और पैसा नहीं है, तब बिके मंगलसूत्र। ये हम उस पार्टी के हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बनी रहिए हमारे साथ। नमस्कार।